गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। परसों हमने एक नया चैप्टर पढ़ा था जुडिशरी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और इसमें हमने पढ़ा था कि जुडिशरी जो होती है वो क्यों ज़रूरी होती है और वो इंडिपेंडेंट होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के इफेक्ट से। उसके अंदर कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी एग्जीक्यूटिव जो पीपल है वो बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। और जुडिशरी को इतनी फ्रीडम देने की, इतनी इंडिपेंडेंस देने का कुछ रीज़न भी था, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी का स्ट्रक्चर, कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर एक्चुअली है कैसा। तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे लेवल्स पर कोर्ट्स हैं। सबसे जो सुप्रीम कोर्ट, जिसका नाम ही सुप्रीम कोर्ट है, इट इज़ द अपेक्स लेवल, सबसे टॉप पे जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट होते हैं, कोर्ट ऑन द डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जिसको कि हम सिविल केसेस के लिए करते हैं, और कोर्ट ऑफ सेशन जजेस होते हैं जिसके लिए कि हम क्रिमिनल केसेस के लिए करते हैं। लास्टली मैंने आपको बताया था कि सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस दो अलग अलग टाइप के केसेस होते हैं और उनको किस तरीके से मतलब फॉरवर्ड किया जाता है, उनके अंदर कैसी प्रोसीडिंग्स की जाती हैं। पहले में सिविल में हमें पेटिशन दायर करानी पड़ती है, जबकि क्रिमिनल केसेस में एफआईआर दर्ज होती है। ठीक है, और इसके बाद आते हैं कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर आते हैं फर्स्ट चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर आता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फिर न्याय पंचायत। ठीक है, लेकिन न्याय पंचायत जो है उसको ऑफिशियली जुडिशरी के फॉर्म में नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें पंचायत में जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें जेल भेजने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसीलिए याद रखना कि जो पंचायत होती है, न्याय पंचायत एट विलेज लेवल, दे आर नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ जुडिशरी। ऑफिशियली उसको जुडिशरी का पार्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी को जेल भेजने की कोई भी पावर नहीं प्रोवाइड की गई है। ठीक है, खैर अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या होता है और उसकी क्या क्या पावर्स होती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर होती है, अभी हमने सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जुडिशरी, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। ठीक है, अभी हमने इसमें पढ़ लिया, और अब हम सबसे पहले देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब देखिए, दो तरीके के जुरिस्डिक्शन होते हैं। एक तो होता है कि कोई भी जो कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, जिस लेवल के हम कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसका एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब हुआ कि वो किस तरीके के केसेस को हैंडल करता है, किस लेवल के हैंडल करने के लिए, किस लेवल के केसेस को हैंडल करने के लिए उसके पास पावर है। और एक होता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब होता है कि अगर नीचे के जो लोअर लेवल के जो कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ पर कोई अनसेटिस्फाइड है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी तरीके की, तो वो उससे बड़े, उससे हायर लेवल के कोर्ट में सुनवाई के लिए अपील कर सकता है। उसे हम कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। यानी कि किसी कोर्ट के पास दो प्रकार के पावर्स होती हैं, दो प्रकार के केसेस की सुनवाई करने की पावर होती है। पहली होती है उसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है ना, जो इसकी खुद की पावर हो, मतलब खुद की हम कह सकते हैं कि स्टेटस होता है कि ये इस लेवल के केसेस को तो हैंडल करेगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक पावर है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इसलिए नाम दिया गया है। लेकिन अगर कोई छोटे कोर्ट वाले या लोअर लेवल का जो कोर्ट है, उसके थ्रू कोई इंसान अगर सेटिस्फाई नहीं है उसके न्याय से, तो वो अपील कर सकता है कि भाई हमारी सुनवाई कर ली जाए। तो इसके पास जो दूसरी पावर होती है उन केसेस को हैंडल करने की, उसको हम कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है, APPELLATE जुरिस्डिक्शन। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट किस किस टाइप के केसेस को हैंडल करता है, कि जैसे कि गवर्नमेंट है और कोई स्टेट में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मान लो। ठीक है, मान लीजिए कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ निकाला, कोई ऑर्डर पारित कराया, पास किया, और भाई हमारा स्टेट वाला, राजस्थान वाला उससे राजी नहीं है, तो किस डिस्प्यूट हो गई मान लो। तो इस तरीके से दो अलग अलग स्टेट की कोई डिस्प्यूट होती है, उस तरीके के इन केसेस को हैंडल करता है। ठीक है ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अगर कोई ऐसा स्टेट है जो एक
पार्ट में बोल रहा है, एक फेवर में बोल रहा है और दूसरा दूसरे फेवर में बोल रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए, इस तरह के केसेस को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर होती है। और तीसरी बात होती है कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, मतलब फंडामेंटल राइट को लागू कराने के लिए, ज़बरदस्ती लागू कराने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन की पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। इसके अलावा हाई कोर्ट्स होते हैं या और भी कोई कोर्ट होते हैं और वहाँ पर कुछ केस चला, मान लीजिए वहाँ पे कुछ जस्टिस दिया गया, लेकिन जो पक्ष है, जो पार्टीज़ हैं, उनको थोड़ा सा वो डिसएग्री रहे और उन्होंने अपील की कि भाई हमारी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में की जाए। तो इस तरीके जो केसेस आते हैं उनकी सुनवाई भी होती है। इसे हम कहते हैं अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन की पावर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगी। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। इसके अलावा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी केस में ऐसा लगता है कि इस केस में मुझे लॉ और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी मदद लेनी होगी। तो ऐसे केसेस में जिसमें कि लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ कन्फ्यूज़न होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उस तरीके के केसेस को फिर उसमें अपनी एडवाइस कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो एडवाइस दी, वही फिर फुल एंड फाइनल मानी जाती है। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं उनको हम एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के तहत रखते हैं। ठीक है, और ये जो पावर होती है वो भी किसके अंदर होती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है। ADVISORY एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। फोर्थ आता है इसमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मतलब क्या है भाई, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जितने भी जजमेंट दिए हैं, अभी तक जितने भी केसेस सॉल्व हुए हैं, अब ऑब्वियस सी बात है सुप्रीम कोर्ट में कोई फालतू के केसेस तो जाएंगे नहीं। अपन ने देखा कि गवर्नमेंट लेवल के केसेस जाते हैं और कुछ अपीलेट जो केसेस जाते भी होंगे वो भी बहुत अच्छे वाले जाते होंगे, जैसे अभी निर्भया कांड हुआ या इस तरीके की कोई बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है जो कि हाई कोर्ट के लेवल पर सॉल्व नहीं होती है या जो पार्टी है वो उससे एग्री नहीं करती है, तो वो चीज़ सुप्रीम कोर्ट तक जाती है फिर। ठीक है ना, तो इस तरीके की अपीलेट जो बड़े बड़े जो केसेस हैं, बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, उसमें जो भी निर्णय दिए गए हैं, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं आज तक, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। वो रिकॉर्ड इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जो इसी तरीके का अगर कोई केस कोई आगे आए, कभी फ्यूचर में आता है, तो जजेस को डिसीज़न लेने में, जजेस को अपना प्रोसीडिंग्स करने में हेल्प मिलती है। प्रोसीडिंग्स मतलब जो बहस की जाती है, जो पूरा का पूरा केस चलाया जाता है, उस बहस होती है, उन सबको करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो पता चलता है कि अगर ऐसा है तो ये डिसीजन लिया जा सकता है, तो ये चीज़ें हेल्पफुल हो जाती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जुडिशियल रिव्यू। फिफ्थ इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी केस है अगर, तो उसका जो फुल एंड फाइनल इंटरप्रेटर होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही होता है। ठीक है, तो अगर ये जो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो किसी भी लॉ को नल या वॉइड घोषित कर सकता है। नल या वॉइड का मतलब होता है अमान्य, हम नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है, इट विल बी डिस्कार्डेड। जैसे मान लीजिए कोई लॉ बना, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है या फंडामेंटल राइट्स का उसमें ठीक से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या कुछ भी ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, खारिज कर सकता है। खारिज करने का मतलब उसे अमान्य, अमान्य का मतलब होता है ना मानना। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में हम कहते हैं नल, NULL नल, या वॉइड, VOID। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो कौन देता है फाइनली, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करने का, इंटरप्रेट करने का फुल एंड फाइनल और पावर होती है। ठीक है, तो दीज आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट हमें उसके एक तो ओरिजिनल जुडिशरी होता है उसके पास, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो जो केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सॉल्व करेगा। जैसे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट है और उसके कोई स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, या फिर गवर्नमेंट और 2-3 अलग अलग स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, या तो फिर फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने का कोई केस है, तो वो सब इसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता
जाते हैं। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन समझ में आया। एडवाइजरी में अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी केस में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसकी एडवाइस हमको कहाँ से मिलती है? फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो बोल देगा वही माना जाएगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जितने भी केसेस के जितने भी डिसीजंस आज तक दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि फ्यूचर में अगर उस तरीके का कोई केस होता है तो जजेस को और अपने वकीलों को हर तरह से हेल्प मिल सके। जुडिशियल रिव्यू मतलब फुल एंड फाइनल किसी भी लॉ के बारे में, किसी भी रूल के बारे में अगर कोई रिव्यू होता है वो सुप्रीम कोर्ट देता है, ये किसी भी लॉ को नल या वॉइड घोषित कर सकता है, अमान्य घोषित कर सकता है, खारिज घोषित कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को सबसे फाइनल इंटरप्रेटर माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। गेटिंग? सो दीज आर द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब हम अगर मान लीजिए हाई कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट और उसकी पावर्स जो होती हैं उसमें भी ये दो तरीके के ज्यूरिसडिक्शन मिलेंगे। एक तो होगा हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, कि हाई कोर्ट किस किस टाइप के केसेस को सॉल्व करने के लिए बना है ओरिजिनली, ठीक है। तो दैट विल बी द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक, और दूसरे वही होंगे अपीलेट। अगर मान लीजिए और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई कोर्ट है मान लीजिए, उससे कोई केस हुआ और उसका डिसीजन से, उसके डिसीजन से जो पार्टीज़ हैं दोनों वो या कोई भी एक पार्टी अगर मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं है तो वो अपील कर सकती है कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, लोअर लेवल पे नहीं, मेरा जो केस है वो हाई कोर्ट लेवल पर सुनवाई की जाए। तो इस तरीके के दो, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन और अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन जो होगा, दो प्रकार से हाई कोर्ट के पास भी पावर होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट, इसके नीचे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट्स आते हैं उनको हमने किस तरह से कैटेगराइज किया होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सब जजेस, मुंसिफ कोर्ट्स एटसेट्रा। जो पब्लिक होती है वो जुडिशियल सिस्टम के कॉन्टैक्ट में इन्हीं सबऑर्डिनेट कोर्ट के थ्रू आती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कोर्ट एंड, तीसरा जो हमने पढ़ा वो था सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, तो इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, म्युनिसिपल कोर्ट आते हैं और कोर्ट्स ऑफ सब जजेस आते हैं, ये सब कोर्ट्स आते हैं। अच्छा, इसके बाद जो होती है वो असेसिबिलिटी होती है। अभी हम देख सुन रहे हैं कि भाई कोर्ट में हम जाकर कोई भी केस दायर कर सकते हैं और हमें न्याय मिल जाएगा, पर सिचुएशन इतनी आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में कोर्ट्स बहुत कम हैं, जजेस बहुत कम हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोज़ की आती हैं, है ना। इतनी सारी पॉपुलेशन में रोज़ रोज़ कोई ना कोई केस दायर करवाता रहता है। फिर क्या होता है, सबसे पहले पेटिशन दायर कराने के लिए बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, फिर लॉयर को हायर करना पड़ता है, वकील ढूंढना पड़ता है, मतलब, है ना। फिर उसके बाद वो वकील पूरा केस सुनता है, समझता है, फिर वो पेटिशन को ड्राफ्ट करता है। मतलब आपने जो अपनी प्रॉब्लम बताई उसको किस तरीके से कोर्ट में पहुंचाना है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं कि क्या करने, किस बात पे ज़्यादा जोर देना है, किस बात को छोड़ देना है ना। क्या बात आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाएगी, क्या बात को आपको हटा देना है उसमें से, ये सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग ऑफ द केस कहलाते हैं। ये सब वकील करते हैं, लॉयर्स, ठीक है। तो वकील आपका पूरा केस डिज़ाइन करेगा, ड्राफ्ट करेगा, फिर उसको भेजेगा आगे। अब कोर्ट में इतने सारे केसेस रोज आते हैं, फिर पेंडिंग पड़े रहते हैं, छुट्टियां पड़ जाती हैं, सरकारी छुट्टियां आ जाती, कभी फेस्टिवल आ गया, कभी कुछ, इंडिया में तो वैसे भी ढेर सारे फेस्टिवल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सुनवाई आने तक तो बहुत साल निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो इस ऐसे में लोग दो काम करते हैं। कुछ लोग तो सोचते हैं कि चलो जो चल रहा है चलने दो, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं तो जो खुद ही क्राइम कर लेते हैं, खुद ही बदला ले लेते हैं, ठीक है। वो लॉ को अपने हाथ में ले लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को, यानी कि वो खुद ही अपना बदला निकाल लेते हैं। वो सोचते हैं इतना टाइम लगेगा कोर्ट में जाके, तब तक मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, भाई मारो मारो छुट्टी करो, ठीक है। तो पता चला अपना बदला खुद ही ले लिया। तो या तो वो क्रिमिनल बन जाते हैं, क्राइम के रास्ते पर चले जाते हैं, और या फिर कुछ लोग होते हैं कि छोड़ो भाई मेरी तो किस्मत ऐसी है, कौन ये कोर्ट कचहरी में पड़े, इतना टाइम किसके पास है, और इतना पैसा भी बहुत लगता है, क्योंकि वकीलों की जो फीस होती है, कोर्ट के जो खर्चे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो भाई इतना पैसा हर किसी के पास नहीं होता, तो लोग चुप हो जाते हैं, छोड़ो, ठीक है। लेकिन
फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो जुडिशरी ऑफ इंडिया है उसने सोचा कि दिस इज़ नॉट द वे। अगर मान लीजिए लोग परेशान हैं हमारे ही देश के, तो फिर फ़ायदा क्या है? आपको पता है 3 करोड़ से भी ज़्यादा केस पेंडिंग पड़े होते हैं, तो कैसे करें? क्योंकि इतने सारे तो वकील ही नहीं है, इतने सारे तो कोर्ट ही नहीं, और जनता तो हमेशा ही परेशान है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। तो इसके लिए बहुत सारे कुछ उपाय किए गए, ठीक है। उन उपायों में से जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कोर्ट, ACCSSIBILIT बाय। एक्सेसिबिलिटी मतलब जानते हो? एक्सेसिबिलिटी मतलब होता है पहुँच, आपकी रीच है कि नहीं है, तो पब्लिक की कितनी पहुँच है कोर्ट्स तक, पब्लिक कितना आसानी से वहाँ तक पहुँच सकते हैं, उसे हम कहेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक या पीपल, ठीक है, कोर्ट्स के लिए, टू कोर्ट्स। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बात सुनने में तो बड़ी सरल लगती है कि भाई कोर्ट में केस दायर करा दो, सुनवाई होगी और न्याय मिल जाएगा, बट ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेंदी होता है और बहुत कॉस्टली भी पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसीलिए बहुत लोग तो जाते ही नहीं कोर्ट तक, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए जो काम किए गए हैं उनमें से जो पहला है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। फर्स्ट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसे हम कहते हैं PIL, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो होते हैं उनमें लोग डायरेक्टली ही अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, जैसे कि लेटर के थ्रू भेज सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, तो इस तरह से उनकी सुनवाई वहाँ पे डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो इससे टाइम बचता है, पैसे बचते हैं और बहुत लोगों को जिनको कि न्याय मिलना चाहिए वो आसानी से मिलता है। इसमें किस किस तरीके के अभी तक एग्जाम्पल्स आ चुके हैं, जैसे कि रेस्क्यू ऑफ बॉन्डेड लेबर्स, जो ये क्या बोलते थे उनको, बंधुआ मजदूर, है ना, जो मैंने आपको शायद कभी बताया होगा अगर पढ़ा होगा सिविक्स में, तो जो बॉन्डेड लेबर हुआ करता था उससे लोगों को बचाया गया, ठीक है। ये जो PIL के थ्रू जो बड़े बड़े केसेस सॉल्व हुए हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। बॉन्डेड लेबर के जो मजदूर हुआ करते थे उनको बचाया गया था, ठीक है। सेकेंड होता है, इसमें था कंडीशन ऑफ अंडर ट्रायल्स लैंग्विशिंग इन जेल्स फॉर ईयर्स, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि जेल में पड़े हुए थे और उनकी अभी तक सुनवाई ही नहीं हुई थी, तो ऐसे लोगों की सुनवाई हुई, क्योंकि किसी को आप ऐसे ही जेल में सालों तक नहीं रख सकते हो, या तो वो दोषी है और या तो वो निर्दोष है, तो भाई सुनवाई करिए, केस चलाइए और बात ख़त्म करिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके पास छुट्टियाँ नहीं है तो सालों साल इंसान बस शक के कारण जेल में पड़ा रहेगा, ऐसा तो नहीं। अगर मान लीजिए आज किसी का खून होता है और हमें शक के मामले में किसी को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, तो वहाँ पर आप साबित करिए कि वो कातिल है कि नहीं है, अगर वो दोषी है तो उसे जेल में डालो, अदरवाइज आप ऐसे तो किसी को जेल में नहीं रख सकते हो क्योंकि उसकी तो पूरी लाइफ ख़राब हो रही है। तो इसके चलते इस तरीके की जो कंडीशन वाले जो मामले थे, अंडर ट्रायल इन द जेल्स फॉर ईयर्स जो पड़े हुए थे लोग, उनको भी हटाया गया था, उनकी भी सुनवाई हुई। मिड डे मील से रिलेटेड कोई केस थे वो भी सुनवाई हुई। प्रिवेंशन ऑफ नेशनल लॉसेस, और दूसरी बात जैसे गोडाउन्स में बहुत अनाज सड़ रहा है ना, जिससे कि हमारी राष्ट्रीय स्तर पे हमारा देश का बहुत नुकसान हो रहा है। मान लीजिए इतना अनाज सड़ेगा, है ना, तो इतनी क्रॉप्स ख़राब होंगी तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो भी गड़बड़ होगी और हमारे देश के लोगों को नहीं मिल रहा है अनाज और पड़ा पड़ा सड़ रहा है। ऐसा क्यों है, कैसे है, इसको सही करो। तो ये सब प्रकार की जो बड़ी बड़ी सुनवाइयाँ थीं वो PIL के थ्रू सॉल्व की गई थी, ठीक है। तो PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इससे बहुत हेल्प मिली है और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, अब आप खुद देखो कि कितने इम्पॉर्टेंट केसेस थे, ठीक है ना, कि भाई जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनको रिहा किया गया, उनको आज़ाद कराया गया। इसके अलावा जो लोग जेल में पड़े हुए थे उन पर डिसीजंस हुए, जो दोषी है वो ही जेल में रहेगा, निर्दोष इंसान को आप जेल में नहीं रखोगे। इसी तरीके से मिड डे मील से रिलेटेड जो केस था और नेशनल लॉसेस के लेवल पे जो केस था। अब ये बात तो मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट है तो कोई ऐसे आलतू फालतू के केसेस नहीं जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर भी अगर मान लो हज़ारों ईमेल देखेंगे तो
वहाँ भी कुछ सिलेक्शन होगा, और जो सच में ऐसे लगेंगे कि हाँ इनको जल्दी से जल्दी न्याय देने की ज़रूरत है, बड़े बड़े मसले हैं, उनको PIL के थ्रू अभी तक सॉल्व किया गया है। ठीक है, एक और होता है फिर लोक अदालत या पब्लिक कोर्ट्स। सेकंड हम उसको हिंदी में कहते हैं लोक अदालत, और इंग्लिश में उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक कोर्ट्स। ठीक है, तो ये भी एक काम है जो कि जुडिशरी ने किया है ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा न्याय मिल सके। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे कि पब्लिक कोर्ट्स क्या होते हैं और किस तरीके की सुनवाई होती है, इनको पब्लिक कोर्ट्स क्यों कहा जाता है। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया उसको आप पढ़ के रखो, एंड मोस्ट प्रोबेबली वी विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। ठीक है, तो पढ़ाई करिए, जितना पढ़ा रही हूँ उतना लर्न करते चलो। मैंने पहले भी कहा था क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ में आपके एग्जाम्स होंगे, मोस्ट प्रोबेबली, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल देयर आर वेरी फ्यू डेज लेफ्ट, सो कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। वी विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।